students, we are back with one more interesting and conceptual video. एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आप हमेशा कंफ्यूज हो रहे होते हैं, है ना? सर डीएनए क्या है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिड क्या है एंड क्रोमोसोम्स क्या है? माइटोसिस के टाइम पे जब आप सिंगल क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स देखते हो, ये वाला क्रोमोसोम, व्हेन यू सी दिस क्रोमोसोम, आप इसको भी यही बोलते हैं बेटा कि इट इज सिंगल क्रोमोसोम, right? And when you see this diagram, you call it two chromosomes. But today I will let you know this that ये भी single chromosome है और ये भी single chromosome है. तो structural difference क्यों? ये सारी चीजें जो आपको कंफ्यूज करती है, आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं. तो बिल्कुल काम माइंड से आपको समझना है और हर एक चीज को प्रिसाइजली सुनना है. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मेक श्योर कि आपके पास आपका नोटबुक और पेन रेडी है. जितनी भी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब कुछ आप उस कॉपी में नोट करेंगे. एंड आई गारंटी यू दैट यू विल नॉट हैव एनी डाउट इन दीज टॉपिक्स आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टार्ट करते हैं बेटा. अगर मैं बात करूं सबसे पहले एक डीएनए मॉलिक्यूल की, ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट अ डीएनए, यू नो व्हाट इज अ डीएनए. डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीएनए क्या है? एक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है. आप जनरली देखो तो आपका जो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन है वो डीएनए कैरी करता है. डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट इज डबल हेलिक्स. इफ यू विल सी, इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर जिसके अंदर आपको दो थ्रेड आपस में उलझे हुए दिखते हैं. एंड आई टेल यू वन मोर थिंग, मैंने आपको पहले भी बताया है, क्लास में भी बताया है कि अगर मैं बात करूं इस डीएनए की लेंथ की तो ये अप्रॉक्स 2 मीटर का है आपके न्यूक्लियस में. अब इतना लंबे लेंथ का डीएनए आपके छोटे से न्यूक्लियस में कैसे पैक होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. तो अगर मैं बात करूं आपके डीएनए के स्ट्रक्चर की, जो आप ऑलरेडी देख चुके हो कि सर ये कैसा है, अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो आप क्लास 11th 12th में पढ़ने वाले हैं कि सर डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, ऐसा. ये आपका सिंगल हेलिक्स है बेटा, एंड देन दिस गोज योर डबल हेलिक्स. इस स्ट्रक्चर को, इस फॉर्मेशन को हम डबल हेलिक्स बोल रहे होते हैं. अगर हम बात करें एक न्यूक्लियस की, एक सेल का जो न्यूक्लियस है बेटा, उसके अंदर यही डीएनए कंडेंस फॉर्म में एक उलझे हुए धागे जैसे स्ट्रक्चर में पड़ा होता है. और इस उलझे हुए धागे को आप क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन. तो जब डीएनए एक उलझे हुए धागे के जैसा स्ट्रक्चर, इमेजिन करिए, एक एग्जांपल से बात करते हैं. आपके पास एक बाउल है, कटोरी है, जिसके अंदर मैगी रखी है आपने. तो वो मैगी कैसे उलझी हुई आपको दिखती है? आप उसके स्ट्रैंड्स को अलग नहीं कर सकते हैं, सारे स्ट्रैंड्स मिक्स हैं और आपस में उलझे हुए हैं उस कटोरी के अंदर, राइट? वैसा ही न्यूक्लियस है और उसके अंदर जो वो उलझा हुआ स्ट्रक्चर है वो है आपका डीएनए, बट आप उसे बोल क्या रहे हैं? क्रोमेटिन. तो ये पहला डिफरेंस है बेटा डीएनए और क्रोमेटिन में कि दैट इज योर डीएनए ओनली, बट उसका रोल या फिर आप बोलिए उसका स्ट्रक्चर उस टाइम पे अलग है जब एक सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है. इसका क्या मतलब है सर? देखो, मैंने आपको डीएनए का एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया, डीएनए दिखता कैसा है. अगर मैं बात करूं क्रोमेटिन की कि सर क्रोमेटिन क्या है, जब उस सेल के न्यूक्लियस में डीएनए एक उलझे हुए धागे के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो तो आप उसे क्रोमेटिन कहेंगे. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट फॉर क्रोमेटिन. अब ये सेल अभी नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है बेटा, मींस द सेल इज नॉट गोइंग टू डिवाइड, इट इज जस्ट अ नॉर्मल फंक्शन द सेल इज डूइंग. जैसे अभी आपका स्किन सेल है, लिवर सेल है, किसी भी हम एक जनरल सेल की बात करते हैं जो जब अपना सेम नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो अपने नॉन डिवाइडिंग स्टेज में है. तो उसका डीएनए किस हालात में मिलेगा आपको, किस स्ट्रक्चर में मिलेगा? क्रोमेटिन के फॉर्म में मिलेगा. अब बात करते हैं, मान लीजिए दिस सेल इज गोइंग टू डिवाइड. अब इस सेल को अपने आप को डिवाइड करना है और दो नए सेल में कन्वर्ट होना है. अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं, मियोसिस की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि यही सेल 4 सेल में कन्वर्ट हो रहा होगा. ठीक है, तो दोनों में ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिमिलर हैं. अगर हम देखें इस सेल को डिवाइड होना है बेटा, तो आप मुझे फिर से एक एग्जाम्पल से बात करते हैं. मान लीजिए एक रूम है और उस रूम में बहुत सारे उलझे हुए धागे हैं जो आपस में भी उलझे हुए हैं. ठीक है, और मैं आपको उस रूम में भेज दूं कि बेटा इस रूम के ना 2 पार्टीशन करने हैं. ठीक है, और इन धागों को इक्वल अमाउंट में, अगर 50 धागे वहां आपस में उलझे हुए हैं तो आपको 25 इस रूम में और 25 उस रूम में कन्वर्ट करने हैं, भेजने हैं. तो ये आपके लिए कितना मुश्किल होगा कि सर ये धागे बहुत उलझे हुए हैं और अगर हमने बीच में पार्टीशन बना दी
तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है इसको यहाँ से वहां शिफ्ट करना। बट अगर उन धागों को मैं अलग अलग कर दूं और उन्हें कंडेंस फॉर्म में ले आऊं, ठीक है, कि वो थोड़े थिक दिखे आपको, तो बहुत इजीली आप उन्हें उठाकर सेपरेट कर सकते हैं। बेटा सेम चीज ये सेल करने वाला है। इसके न्यूक्लियस को भी डिवाइड होना होगा अगर सेल को डिवाइड होना है, और ये उलझा हुआ धागा सेपरेट करना दोनों सेल में बहुत मुश्किल है। तो यहाँ इस क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होता है बेटा। ये क्या था? ये क्रोमेटिन था, अब ये कंडेंस्ड हो जाएगा। दिस क्रोमेटिन इज गोइंग टू बी कंडेंस्ड, और कंडेंस्ड होने के बाद ये जिस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है उसी फॉर्म को बेटा आप बोलते हैं क्रोमोसोम। तो ये क्रोमोसोम क्या है? ये कंडेंस्ड क्रोमेटिन है। यानी मान लो एक धागा है जो ऐसा उलझा हुआ था बेटा, ये येलो कलर ज्यादा विजिबल है तो वी विल ड्रॉ इट विद येलो और वी कैन यूज व्हाइट। मान लीजिए ये एक धागा है जो ऐसा उलझा हुआ पड़ा था बेटा। अब जब सेल डिवाइड होने वाला है तो ये धागा बहुत कंडेंस हो जाता है, आपस में बहुत कॉइल्ड हो जाता है, और हमें एक कॉइल्ड रॉड शेप्ड छोटे से रॉड जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि सर जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में था तो क्रोमेटिन बोला हमने डीएनए को, जब वो डिवाइडिंग स्टेज में जा रहा है, जब उसे डिवाइड करना है, तो क्रोमेटिन ही कंडेंस होके क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात समझ में आ गई? अब ये है क्या? सब डीएनए का ही स्ट्रक्चर है। जब उलझा हुआ है तो क्रोमेटिन, कंडेंस हो गया तो क्रोमोसोम। अब आपको दिखता है बेटा अभी ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, दिस इज योर वन क्रोमोसोम। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर वही कॉइल्ड हुआ डीएनए है। यही कॉइल्ड हुआ डीएनए को मैंने ऐसे पलट के रख दिया तो आपको ये स्ट्रक्चर विजिबल हो गया है। दिस इज योर वन क्रोमोसोम, राइट। अब अगर हम बात करते हैं सेल के डिवीजन की, तो आपको पता है ये एक डीएनए का बना हुआ है, ठीक है, और सेल को डिवाइड करना है तो उसको दो डीएनए के मॉलिक्यूल चाहिए ताकि वो एक सेल को दे दे, दूसरा दूसरे सेल को दे दे। तो यहीं पर ना इस डीएनए की रेप्लिकेशन होती है बेटा। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, और अगर हम इसे दूसरे कलर से लें तो एक और डीएनए अपनी ही कॉपी बनाकर अपने ही साथ चिपका लेता है, समझे? तो ये क्या हो गया? ये भी एक डीएनए ही है। अगर मैं अब आपसे पूछूं क्रोमोसोम नंबर क्या है, दैट इज गोइंग टू बी 1 1 here। क्रोमोसोम नंबर डज नॉट चेंज। व्हाट हैज चेंज्ड? डीएनए मॉलिक्यूल नंबर हैज चेंज्ड। इधर 1 डीएनए मॉलिक्यूल था, इधर 2 डीएनए मॉलिक्यूल, समझे? और अगर हम बात करें क्रोमेटिड की, सर व्हाट इज क्रोमेटिड? क्योंकि यहाँ देखो आप बस एन और डी का डिफरेंस है, इसलिए आप कंफ्यूज होते हो कि सर एन और डी तो सेम है, कैसे डिफरेंस है? ठीक है, अब ये डिफरेंस क्या है बेटा? हम जब कह रहे हैं ना कि एक ही डीएनए का मॉलिक्यूल है तो आप कहेंगे सिंगल क्रोमेटिड डीएनए है। बट जब हम कह रहे हैं दो डीएनए का मॉलिक्यूल है तो डबल क्रोमेटिड क्रोमोसोम। यानी व्हाट इज दिस? दिस इज सिंगल क्रोमेटिड। ये सिंगल क्रोमेटिड का क्रोमोसोम था, और ये दो डबल क्रोमेटिड्स का क्रोमोसोम है, जिसे आप सिस्टर क्रोमेटिड्स कह देते हैं। समझ में आया? तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट। अब यहाँ एक और चीज जिस पे आप अटकते हो कि जब सर न्यूमेरिकल आता है इससे रिलेटेड, तो हम बायो में एक तो न्यूमेरिकल आना ही बड़ी बात है, बिकॉज बायो इज नॉट अबाउट मैथ्स, राइट। फिजिक्स में मैथ्स है, केमिस्ट्री में मैथ्स है, बायो में ही तो मैथ्स नहीं थी सर, और इस टॉपिक में बायो में भी मैथ्स आ गई है, हम परेशान है। वो न्यूमेरिकल आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए आई एम गिविंग यू अ ट्रिक। देखिए, मान लीजिए आप बात कर रहे हैं अपने ह्यूमन सेल की, या फिर चलो एक दूसरे सेल के एग्जाम्पल की बात करते हैं। मानो ये एक सेल है, ठीक है, इसके पास दो ही क्रोमोसोम है। हमारे पास कितने होते हैं? एवरी सेल हैज 46 क्रोमोसोम्स, 23 इन पेयर, राइट। तो ये एक सेल है, इसके पास दो क्रोमोसोम है बेटा। ये है एक क्रोमोसोम और ये है दो क्रोमोसोम है। अच्छा, क्रोमोसोम का नंबर आप कैसे काउंट करेंगे? आप देखेंगे जब हम बात कर रहे होते हैं क्रोमोसोम की बेटा, इस बीच वाले पॉइंट को आप सेंट्रोमियर बोलते हो। व्हाट डू यू कॉल इट? सेंट्रोमियर। तो अगर एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर है ना, आप सेंट्रोमियर से काउंट करो, एक सेंट्रोमियर एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर ये वाला स्ट्रक्चर मैं बनाऊं जो आपको बहुत एविडेंटली दिखता है, यहाँ पे ये सर्कल क्या है? ये सर्कल कितना है? सॉरी, एक ही है ना, एक ही सेंट्रोमियर है। यहाँ भी एक ही सेंट्रोमियर था, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सर सेंट्रोमियर का नंबर अगर नहीं बदला तो क्रोमोसोम का नंबर भी नहीं बदलेगा। एक सेंट्रोमियर एक क्रोमोसोम। यहाँ देखो, एक सेंट्रोमियर तो एक क्रोमोसोम, क्लियर? यानी इस सेल के पास दो क्रोमोसोम है। अब आप मुझे बताएंगे, ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स।
आप अपनी नोटबुक में कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर कितना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, तो आप बोलोगे 2, 1 क्रोमोसोम, सेकंड क्रोमोसोम। मैं आपसे पूछूं डीएनए मॉलिक्यूल कितने हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, यू विल से 2, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया पीछे कि बेटा डीएनए ही जब अनकंडेंस फॉर्म में था तो आपने उसे क्रोमेटिन कहा था, जब कंडेंस फॉर्म में आ गया तो आपने उसे क्रोमोसोम कहा, और ये सिंगल क्रोमेटिड का क्रोमोसोम है, एक्स शेप वाला, सिस्टर क्रोमेटिड्स यानी कि 2 क्रोमेटिड्स का क्रोमोसोम होता है, अंडरस्टूड। तो यहाँ डीएनए मॉलिक्यूल भी कितने होंगे, 2, सिंपल। मैं आपसे पूछूं क्रोमेटिड, हाउ मेनी क्रोमेटिड्स यू सी, सर 1 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड्स, राइट, क्रोमेटिड नंबर ऑल्सो 2। अब जनरली जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, चाहे वो माइटोसिस से करे चाहे मियोसिस से करे, एक स्टेप उसमें कॉमन है बेटा, वो स्टेप है डीएनए रेप्लिकेशन, यानी डीएनए रेप्लिकेट करेगा सर, डीएनए रेप्लिकेशन होगा ताकि वो एक कॉपी एक सेल को दे दे, दूसरी कॉपी दूसरे सेल को दे दे, समझे। तो अब जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो इस सेल के साथ क्या चेंज आएगा, देखो ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है जिसे हमने बड़ा करके अभी आपको दिखाया हुआ है, और ये इसका एक एक डीएनए मॉलिक्यूल था या एक एक क्रोमोसोम था, ठीक है। अब इसने अपनी कॉपी बना ली बेटा, कॉपी बना ली तो इसके साथ एक और ऐसी ही कॉपी आके जुड़ गई, और इसके साथ भी एक और ऐसी ही कॉपी आके जुड़ गई, समझे, ताकि जब ये सेपरेट हो तो दोनों कॉपी अलग अलग सेल में चली जाए। इतना क्लियर हुआ। अब वही क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे बताइए, हम यहाँ आपसे पूछे, व्हाइट से लिखा था व्हाइट से लिखते हैं, क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हियर, 2, क्योंकि आपको सेंट्रोमियर से काउंट करना है ना। यहां भी अगर आप ये देखोगे बेटा, ये है सेंट्रोमियर 1 2, है ना, और यहां भी सेंट्रोमियर 1 2, जो कॉपी है वो सेम सेंट्रोमियर पे आके चिपकती है, तो क्रोमोसोम नंबर कितने रहने वाले हैं, 2। अब मैं आपसे पूछूं डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए मॉलिक्यूल का नंबर बताइए। यहां डीएनए मॉलिक्यूल 2 थे, 1 2, यहां डीएनए मॉलिक्यूल 4 होंगे, क्योंकि 2 तो पहले वाले थे सर, उन्होंने अपनी कॉपी बना ली, समझे। तो डीएनए मॉलिक्यूल कितने हो गए, 4। और क्रोमेटिड्स, क्रोमेटिड्स में आपसे पूछूं, सचो हाउ मेनी क्रोमेटिड्स, फिर आप काउंट करिए, यहाँ पर 2 ही क्रोमेटिड थे ना, यानी 2 सिंगल क्रोमेटिड का क्रोमोसोम था, और यहाँ 2 डबल क्रोमेटिड का क्रोमोसोम है, तो 1 2 3 4 क्रोमेटिड्स का नंबर भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो यहां से आपको ये समझ में आया कि सर ना माइटोसिस में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, आपको 9 10 11 12 चारों ही क्लास में हेल्प करने वाला है, ना माइटोसिस में ना मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर रिमेन्स अनचेंज्ड, क्रोमोसोम 2 है, 2 ही रहता है। अभी डीएनए रेप्लिकेशन के बाद की मैं बात कर रहा हूं, डीएनए रेप्लिकेट होता है बेटा, डीएनए अपनी कॉपी बना रहा होता है, क्रोमोसोम का नंबर वही रहेगा। अब अभी यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, रुको, गिव मी अ मूवमेंट, अगर हम इसको इधर ले आए थोड़ा, ठीक है। अब मुझे बताओ आप, दिस सेल इज गोइंग टू डिवाइड, अब यहाँ पे क्या होगी बेटा, माइटोसिस होगी। मान लीजिए हम अभी माइटोसिस की बात कर रहे हैं, सेल ने हमें माइटोसिस शो कर दी, मतलब कि सेल डिवाइड हो रहा है, सेल डिवाइड हो गया है और 2 सेल में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। आपने क्लास 9th में ये पढ़ा है कि माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है, तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहने वाला है। अब यहाँ पर डिवीजन कैसे होता है वो बताऊं, देखो बेटा, ये जो सेल है ना, वो अपने क्रोमोसोम को ऐसे बीच से ब्रेक कर देता है, दिस दिस ब्रेकेज, समझे। तो आप मान लीजिए ये दोनों येलो वाले जो क्रोमोसोम थे वो कहाँ चले गए, यहाँ एक सेल में, और जो दोनों व्हाइट वाली कॉपी बनी थी डीएनए की वो कहाँ आ गई, यहाँ। इसको मुझे व्हाइट कलर से ही बनाना चाहिए ना, एक मिनट, हाँ हम इसे व्हाइट कलर से बनाएंगे सो दैट यू अंडरस्टैंड कि जो कॉपीड वाला डीएनए था वो यहाँ आ गया, ठीक है। ये हो गई माइटोसिस। अब आप मुझे फिर से बता दो क्रोमोसोम नंबर क्या होने वाला है। यहाँ पे बेटा क्रोमोसोम नंबर 2, डीएनए मॉलिक्यूल फिर से 2, और क्रोमेटिड भी क्या हो जाएंगे, 2। यहाँ भी क्रोमोसोम 2, डीएनए मॉलिक्यूल 2, और क्रोमेटिड 2, 2 2 2, जैसा पेरेंट में था 2 2 2, वैसा ही डॉटर सेल में आ गया 2 2 2, इसलिए हमने इसको क्या कहा था, इक्वेशनल डिवीजन।
आया समझ में? आपके ह्यूमन सेल के एग्जाम्पल से भी बात कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी स्कोप ही ना बचे कंफ्यूजन का। मान लो आपका सेल है, उसके अंदर कितने 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ 46 तो नहीं बना सकते ना, बहुत हौच पौच हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 बना के समझाया। तो हमारे बॉडी में क्रोमोसोम नंबर कितना है 46, डीएनए मॉलिक्यूल भी कितना होगा 46, क्रोमेटिड कितना होगा 46। और जैसे ही हमारा सेल डिवाइडिंग स्टेज में जाएगा, अब वो क्या करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, तो क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स अनचेंज। ये लाइन लिख के ना, लाल पीला हरा जो भी आपको हाईलाइट करना है कर लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमोसोम नंबर इज गोइंग टू बी सेम। तो यहाँ भी क्रोमोसोम क्या रहेंगे 46 ही रहेंगे सर, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, बट डीएनए डबल हो जाएगा, 92 हो जाएगा। आया समझ में? ये 46 क्रोमोसोम आपको ऐसे दिखेंगे सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल के साथ, बट डीएनए रेप्लिकेशन हो गया तो डबल डीएनए मॉलिक्यूल के साथ आपको दिखेंगे। तो डीएनए का कंटेंट डबल हो गया और क्रोमेटिड्स भी डबल हो गए। पर जब फिर से सेपरेशन होगी तो वही सेम पेरेंट वाला स्टेज कॉपी हो जाएगा। सर 46 क्रोमोसोम यहाँ आएंगे और 46 क्रोमोसोम यहाँ आएंगे, समझे कैसे? ये टूटा ना बीच से, तो सिंगल सिंगल जो डीएनए मॉलिक्यूल था वो शेयर हो गया, लेकिन डीएनए मॉलिक्यूल यहाँ 92 थे तो 46 जैसे डीएनए मॉलिक्यूल 4 थे तो 2 गए थे, तो डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं बेटा, यहाँ भी 46 यहाँ भी 46। और फिर क्रोमेटिड भी कैसा हो जाएगा सिंगल, यहाँ भी 46 और यहाँ भी 46। ये है समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है, एक ही चीज है, एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही गोल्डन रूल है कि ना माइटोसिस में ना मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता या घटता। ठीक है, मियोसिस में चलिए हाफ हो जाता है, वो हम देखेंगे। माइटोसिस में वो सेम रहता है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन के बाद डीएनए कंटेंट डबल होता है। अगर यहाँ डीएनए 2n था तो यहाँ डीएनए 4n हो जाएगा, बट अगर क्रोमोसोम 2n था तो क्रोमोसोम 2n ही रहेगा, समझे? अब इसके लिए मेरे पास ना एक इमेज है, ये इमेज है जो आपके सामने है। अब इसमें ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने 9th लेवल पे अभी नहीं पढ़ी है, ठीक है? तो वो देख के आपको घबराना नहीं है कि सर दिस वी आर नॉट अवेयर, ठीक है? मैं बता रहा हूँ आपको कुछ चीजें। जैसे मानो ये था हमारा मेन कंटेंट आज का कि सर डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमेटिड, क्रोमोसोम आर द डिफरेंट थिंग। बेटा दे आर सेम जेनेटिक मटेरियल, सेम डीएनए की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उनका पैकेजिंग लेवल अलग अलग है, आपको अलग अलग स्टेजेस पे मिलेगा, ठीक है? और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको यही होती है। तो ये क्या है आपका डीएनए डबल हेलिक्स, 2 हेलिक्स मैंने बना के दिखाया था ना अभी, ये आपका डीएनए है, डबल हेलिक्स है। जब ये उलझे हुए धागे की तरह पड़ा है तो ये आपको ऐसा उलझा हुआ धागा दिख रहा है, समझे? जैसे ही क्रोमोसोम सेल डिवाइड करने वाला है तो ये सिंगल आपको ऐसे रॉड शेप का स्ट्रक्चर में दिखने लगेगा, सिंगल क्रोमेटिड। और जब डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो एक इसकी ही कॉपी आकर क्या होगी, इस पे चिपक जाएगी। ये समझ में आया? अब आप यहाँ देखो, ये डेफिनेशंस आप कॉपी में लिख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखी हुई है। डीएनए क्या था, जेनेटिक मॉलिक्यूल था जो हमारी हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन, फादर से जो भी इंफॉर्मेशन आई है, मदर से जो भी इंफॉर्मेशन आई है आपके अंदर, वो डीएनए लेकर आ रहा है, ठीक है? क्रोमेटिन क्या है, वही डीएनए, सेम डीएनए वी आर टॉकिंग अबाउट, नथिंग डिफरेंट, राइट? बट जब वो उलझा हुआ पड़ा है, लूज कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए, और ये एक नया वर्ड आपको दिख रहा होगा हिस्टोन प्रोटीन, इसी के ऊपर डीएनए लपटा हुआ होता है, ठीक है? जो हम लपेट रहे होते हैं डीएनए को, जो कॉइलिंग होती है डीएनए की, वो हिस्टोन प्रोटीन पे होती है। तो अभी आप इसे स्किप कर सकते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि लूज कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए कहाँ पड़ा है, न्यूक्लियस में, उसे ही आपने क्रोमेटिन कहा, ठीक? और जैसे ही जब वो सेल डिवाइड करने वाला है बेटा, तो वही क्रोमेटिन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में, अपने कंडेंस्ड फॉर्म में, ताकि वो बहुत इजीली सेपरेट हो सके। समझ रहे हो? दैट इज द पॉइंट। और अगर एक ही ऐसा है, कहाँ गए हम, ऐसा है, तो आप इसे बोलेंगे ये सिंगल क्रोमेटिड का क्रोमोसोम है। और अगर ऐसा है, जब उसने डीएनए डुप्लीकेट कर लिया है, तो डबल क्रोमेटिड का क्रोमोसोम है, तो वही क्रोमेटिड है। वन ऑफ द 2 आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड्स इन अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ये सिंगल क्रोमेटिड, ये डबल क्रोमेटिड, समझे? इस वाले फिगर में आओ। रूल नंबर 1, क्रोमोसोम काउंट करना है तो आपको क्या करना है, सेंट्रोमियर काउंट करना है, यानी उसके बीच वाला पॉइंट काउंट करना है। यहाँ बीच वाला एक ही पॉइंट है तो एक ही क्रोमोसोम है, यहाँ बीच वाले 2 पॉइंट है तो 2 क्रोमोसोम है, यहाँ बीच वाला एक ही पॉइंट है तो एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है?
यहाँ भी एक ही पॉइंट है तो एक ही क्रोमोसोम है। अगर ये 4-5 पॉइंट हो जाए तो 4-5 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो आप सेंट्रोमियर से हमेशा क्रोमोसोम काउंट करेंगे। क्रोमेटिड्स क्या है? काउंट डीएनए स्ट्रैंड्स अटैच्ड टू सेंट्रोमियर। अब इस सेंट्रोमियर से कितने डीएनए के स्ट्रैंड जुड़े हैं? बेटा यहाँ पे 2 डीएनए के स्ट्रैंड जुड़े हैं और यहाँ पर एक जुड़ा है। समझे? तो सिंगल क्रोमेटिड, डबल क्रोमेटिड। क्लियर? बिफोर सेपरेशन क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, सेपरेशन से पहले क्रोमोसोम का नंबर और डीएनए का नंबर सेम था ना। हमने पढ़ा था ना इस वाली इमेज में कि भाई 46 क्रोमोसोम थे और 46 डीएनए थे, या 2 क्रोमोसोम थे 2 डीएनए थे, नंबर सेम था बिफोर डिवीजन, जब सेल अपनी नॉर्मल फंक्शन कर रहा था। लेकिन आफ्टर सेपरेशन जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है तो बेटा क्रोमेटिड्स बिकम क्रोमोसोम। इसका मतलब क्या है? अब डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। ठीक है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। देखो, अब जब सेल डिवाइड करता है ना तो कुछ फेजेस के जरिए गुजरता है, जैसे G1 फेज, फिर G1 फेज है, S फेज है, G2 फेज है, उसके बाद M फेज है, मेटा फेज है, एना फेज है। ये सब कुछ आप क्लास 11th में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि जब सेल, वाई मैंने आपको दिखाया क्यों? बिकॉज यू शुड हैव एन आइडिया कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको ये रिप्रेजेंट किया है। आप इतना ध्यान रखिए कि जब सेल डिवाइड करेगा सर, तो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस के जरिए, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स के जरिए डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये मान लो एक सेल था, अभी उसका, हमारे अपने सेल की बात कर रहे हैं, डीएनए 46, क्रोमेटिन 46, क्रोमोसोम 46, क्रोमेटिड 46। अभी कुछ भी बदला नहीं है, ये हमारा एक नॉर्मल सेल है जो फंक्शनिंग है। ठीक है, अब जैसे ही ये सेल डिवाइडिंग फेज में आने वाला है बेटा, तो वो क्या होता है? पहला स्टेप डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन ये आप देख चुके हैं, किससे डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगी जैसे ही सेल अपने डिवाइडिंग स्टेज में आएगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि जो डीएनए का काउंट है, यहां देखो 46, वो डीएनए का काउंट डबल हो गया सर। लेकिन क्रोमोसोम सेम रहा, क्रोमेटिड सेम रहा, क्रोमोसोम सेम रहा, और यहां क्रोमेटिड भी डबल हो गया। क्यों? क्योंकि ये वाला जो क्रोमोसोम था वो ऐसा था और जो ये वाला क्रोमोसोम आपको दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। तो इसलिए हमने क्या बोला? क्रोमेटिड का नंबर भी बढ़ गया। समझे? अब आप यहाँ ये, तो डीएनए बढ़ चुका है, क्रोमोसोम का नंबर सेम है और क्रोमेटिड भी बढ़ चुके हैं। क्योंकि ये पहले क्रोमेटिड ऐसे दिख रहे थे तो 46 थे, बट अब आपको ऐसे दिख रहे हैं, 2 क्रोमेटिड दिख रहे हैं एक क्रोमोसोम पे। अंडरस्टूड? तो डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, क्रोमेटिड का अमाउंट डबल हो गया, क्रोमोसोम का अमाउंट सेम रहा। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैंने आपको वही सेम चीज लिखी है कि जब भी आपको क्रोमोसोम काउंट करना है तो आप सेंट्रोमियर से काउंट करेंगे। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन एक और बच्चे में क्या होती है, वो इसे एक क्रोमोसोम गिनता है और इसे 2 क्रोमोसोम गिनता है। ये गलती भी आपको नहीं करनी है। ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। कैसे? इन दोनों का सेंटर तो एक ही है ना। मैंने आपको बोला ये सेंट्रोमियर अगर एक है तो क्रोमोसोम भी एक होगा। अब मैं यहीं पर ये बना दूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो, इफ वी टेक अ, मान लो ये बना दें हम एक, ये, अब आप गिनो 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 4 सेंटर, तो 4 क्रोमोसोम। चाहे मैं इसको ऐसे बना दूं, एक, अभी मैं रब कर दूंगा इसको, 2, 3, तो यहाँ पर 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 3 क्रोमोसोम। समझे? तो सेंटर से आपको हमेशा क्रोमोसोम काउंट करना है, ना कि सिंगल या डबल स्टैंडर्ड है उससे। ठीक है, अब आप यहाँ आ जाइए कि सर जब ये क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे होते हैं तो ये फेजेस हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये वाला जो 2 स्ट्रैंड वाला क्रोमोसोम था बेटा, वो बीच से सेपरेट हो गया, एक स्ट्रैंड उधर और एक स्ट्रैंड इधर। ठीक है, एक स्ट्रैंड उधर और एक स्ट्रैंड इधर। जब ये सेपरेशन हो जाएगा तो हमें हमारे 2 सेल मिल जाएंगे, और ये वाली जो टेबल है, फिर से ये इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ देखिए, ठीक है, ये जो टेबल है, दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेट समरी, आज का जो भी हमने क्लास में पढ़ा है ये उसकी समरी है कि हम जब बात कर रहे हैं डीएनए मॉलिक्यूल की बेटा, वो हमारे सेल में 46 है, क्रोमोसोम भी 46 है, क्योंकि वही डीएनए का कंडेंस पार्ट क्रोमोसोम है, और उस टाइम पे क्रोमेटिड भी 46 है, यानी ये वाला फिगर, ये वाला फिगर। ठीक है जी, ये वाला फिगर। बट जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन होती है, उसे हम एस फेज बोलते हैं, जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन होती है, डीएनए डबल हो गया, 46 से 92 हो गया,
46 से 92 हो गया और क्रोमेटिड्स भी डबल हो गए, यानी अब आपको कैसा फिगर दिखेगा? अब आपको ऐसा फिगर दिखेगा बेटा, ऐसा। आया समझ में? लेकिन सेंटर यहाँ भी एक था, यहाँ भी एक था, क्रोमोसोम तो एक ही है, तो यहाँ भी क्रोमोसोम तो 46 के 46 ही रहे, क्रोमोसोम नंबर नहीं बदला। समझ में आया? क्रोमोसोम नंबर नहीं बदला। ठीक है, अब G2 फेज मतलब कि जब सेल आगे आगे बढ़ता जाता है तो ये सेम ही रहेगा, 92 92 92 92, और क्रोमोसोम नंबर भी जो था क्रोमोसोम तो वही रहता है। बट हाँ, जब सेल सेपरेट होगा तो टेम्पररी टाइम के लिए आपको दिखेगा कि 3 थे तो 6 हो गए। क्यों? क्योंकि ये टूटेंगे ना बेटा बीच से, तो आपको जो ये एक कॉपी थी ऐसी ही अब यहाँ कितनी कॉपी दिख रही है? 2। ठीक है, और फिर ये वाला एक सेल में जाएगा, ये वाला एक सेल में जाएगा, तो यही तो पेरेंट सेल था, जैसा पेरेंट सेल था वैसे ही डॉटर सेल बन जाएंगे। तो अंत में भी आप क्या देखोगे कि जो पेरेंट सेल था 46 46 और 46, इट इज गोइंग टू बी सेम। एक क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से काउंट करना गोल्डन रूल है, दो क्रोमेटिड्स या सिंगल क्रोमेटिड्स डीएनए कॉपी से काउंट करना कि डीएनए कॉपी एक है या 2 है। ठीक है, सेम डीएनए इन डिफरेंट पैकेजिंग ऑफ स्टेजेस, वही डीएनए है, बस उसको पैक करने का तरीका अलग था, कहीं लूज था कहीं कंडेंस था। क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर से काउंट करना है, डीएनए रेप्लिकेशन होने के बाद डीएनए डबल होता है, क्रोमोसोम नहीं। क्रोमोसोम नंबर 46 रहता है। एंड तो ये वाली जो टेबल है बेटा, ये पूरा एक जो पेज है, ये पेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड नोट एवरीथिंग विच इज इन द पेज इन योर नोटबुक। तो मैंने ये पूरा क्लियर कर दिया है कि आपको अच्छे से दिखे जो जो इसमें लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है अभी भी कि सर हमें कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हुए या कोई चीज इसमें रह गई है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, आई माई सेल्फ विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन एंड वी विल सॉल्व इट। ठीक है, और अगली क्लास में लेकर आऊंगा माइटोसिस और मियोसिस पे, जो इसका ही एक्सटेंडेड वर्जन है, बट दिस वीडियो विल बी टू लॉन्ग, फिर आप देखोगे नहीं लंबी वीडियोस, है ना? आपको पसंद है कि छोटी छोटी वीडियोस में हम सारा टॉपिक कवर करें। तो दिस वाज अ क्रिस्प ऑफ दिस मेन कंटेंट, मेन कॉन्सेप्ट। अब एग्जाम में नंबर इस कंटेंट पे या इस कॉन्सेप्ट से नहीं कटने चाहिए। ठीक है, एंड स्टिल लेफ्ट विद डाउट देन डू कमेंट। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में विद माइटोसिस एंड मियोसिस। ओके, बाय बाय एवरीबॉडी।